हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं पेपर वन के पहले टॉपिक से। हम लोग डिस्कस करेंगे चेनाब ब्रिज के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवेज के द्वारा चेनाब पुल, चेनाब ब्रिज जो है उसका मेहराब बंदी यानी कि आर्क निर्माण, आपने ज्योमेट्री में जो आर्क जो है वो देखा होगा, राइट, ज्योमेट्री में। तो इसका जो ब्रिज का जो आर्क है, राइट, आर्क का जो इसका निर्माण है वो हो चुका है, इसका आर्क बन चुका है इस ब्रिज का। तो जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं आर्क, तो ये आर्क जो है इस ब्रिज का तैयार हो चुका है, बन चुका है। तो इसको लेकर ये टॉपिक चेनाब ब्रिज का हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। ये ब्रिज किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज को ध्यान से समझना। ये ब्रिज, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना जो है, रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है उसका हिस्सा है ये ब्रिज। और दुनिया का, ध्यान देना, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहां पर बनाया जा रहा है इंडिया में। तो जम्मू एंड कश्मीर आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ऑब्वियस ही बात है, रेलवे ब्रिज है तो इंडियन रेलवेज बनाएंगी। इस ब्रिज की जो लेंथ है वो 1315 मीटर की बताई जा रही है। और जो चेनाब जो नदी है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे, क्योंकि चेनाब ब्रिज चेनाब नदी के ऊपर है, तो चेनाब नदी से 359 मीटर ऊपर जो है ये ब्रिज बताया जा रहा है। और ये ब्रिज जो है वो 35 मीटर हाई है आईफिल टावर से। आईफिल टावर जो पेरिस में है तो उससे 35 मीटर और ऊंचा ये ब्रिज बताया जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चेनाब ब्रिज से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखने हैं। जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट सिविल सर्विसेज में भी और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब बात हो रही है यहाँ पर हीट वेव्स की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए हीट वेव से। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इसके अनुसार राजस्थान, विदर्भ और आंतरिक तमिलनाडु, राइट, यानी कि तमिलनाडु के इंटीरियर में जो पृथक पॉकेट जो हम लोग को देखने को मिलता है, आइसोलेटेड पॉकेट्स, मतलब कि कुछ, इससे मतलब कंफ्यूज मत होना इस चीज से, इस टर्म से। इसका मतलब कि कुछ ऐसे एरियाज जो होते हैं जहां पर हीट जो होती है वो नॉर्मल एरिया से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ऐसे एरियाज में बताया जा रहा है कि हीट वेव्स की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है, राइट। और ये चेतावनी हाल ही में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के तापमान के बाद आई है, जो हाल ही में अधिकांश जो पॉकेट्स जो है, यानी कि जेब यहाँ पे लिखा हुआ है बट पॉकेट्स की बात हो रही है, तो पॉकेट्स में दर्ज किया गया है। यानी कि कुछ एरियाज में जहां पर हीट थोड़ी सी हाई होती है तो वहां पर देखा गया
कि 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान होना शुरू हो गया है। तो इसको लेकर ये हीट वेव का टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला है। तो हीट वेव क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनका कहना है कि हीट वेव को तब माना जाता है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर किसी स्टेशन का जो टच होता है, कहाँ का, मैदानी इलाकों का, राइट, प्लेन्स का, एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस या थोड़ा सा उससे ज्यादा जो है वो जब हो जाता है, यानी कि 40 डिग्री पे आ गया और उससे थोड़ा ज्यादा अगर हो गया, राइट, तो इस लेवल पे आ गया तो मान लेना कि वहां पर हीट वेव हो रही है। और कहां पर, प्लेन इलाकों में, मैदानी इलाकों में। और अगर हम लोग बात करें जैसे कि दूसरे इलाकों की, जैसे फॉर एग्जांपल कोस्टल रीजन की, तटीय क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें, तो वहां पर 37 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो मान लो कि वहां पर हीट वेव की स्थिति जो है वो बन गई है। और अगर बात करें हम लोग हिली एरियाज की, पहाड़ी क्षेत्रों की, तो वहां पर 30 डिग्री सेल्सियस ये कहा जाता है। तो ये वाली चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रखना। चूज द करेक्ट पेयर या मैच द फॉलोइंग में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए हीट वेव से रिलेटेड कि किस एरिया पर हीट वेव जो है वो कब माना जाएगा। तो ये 3 एरियाज की बात आपको पता होनी चाहिए, हिली एरियाज की, कोस्टल एरियाज की और प्लेन्स वगैरह की, राइट। तो इसके बारे में आपको अच्छी एक जानकारी होनी चाहिए। तो ये था हीट वेव्स के की डेफिनेशन प्रॉपर। तो इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, मापदंड इसके क्या होते हैं। तो हीट वेव को तब डिक्लेयर किया जाता है, तब घोषित किया जाता है जब जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ना, सामान्य तापमान, तो इससे 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस का हम लोग को डिपार्चर यानी कि प्रस्थान देखने को मिलता है। यानी कि टेम्परेचर जो है, नॉर्मल टेम्परेचर मान के चलो आप 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.5 बोल सकते हो आप, 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब टेम्परेचर जो है एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर जब थोड़ा हाई हो जाता है, तो उस स्थिति को आप हीट वेव घोषित कर सकते हो। और एक गंभीर हीट वेव यानी कि जो हीट वेव जो होती है, अगर जब वो सीवियर हो जाती है, वो तब होती है जब 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है, उस नॉर्मल टेम्परेचर से 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो मान लेना कि सीवियर हीट वेव वहां पर घोषित कर दी गई है। तो ये क्राइटेरिया के थ्रू जो है वो डिक्लेयर किया जाता है, हीट वेव को घोषित किया जाता है। और वैसे ही जैसे मैदानी इलाके हैं तो वहां पर जो टेम्परेचर जो होता है, राइट, जैसे कि अधिकतम टेम्परेचर, वास्तविक अधिकतम तापमान, एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है, तो आईएमडी ये मानती है कि एक एरिया का मैक्सिमम जो टेम्परेचर है, राइट, प्लेन्स इलाकों की अगर हम लोग बात करें, तो वहां पर अगर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो उसको हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। और 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो उसको सीवियर हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है प्लेन्स इलाकों में। ठीक है, तो ये वाली चीज भी देखी जाती है, राइट। और भारत में अधिक गर्मी की लहरें क्यों महसूस हो रही हैं अभी रिसेंटली, तो क्या क्या रीजन है, व्हाई इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग मोर हीट वेव्स, तो क्या रीजन है इसको हम लोग जानते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में पक्के और ठोस सतहों का आवर्धित प्रभाव, मैग्नीफाइड इफेक्ट और वृक्षों के आवरण की कमी, राइट, यानी कि जो ट्रीज कवर जो है वो उसमें लैकिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, जैसे कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, ये सब चीजें हो गई, तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता जा रहा है, राइट, कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, और पेड़ वगैरह ज्यादा कटते जा रहे हैं। तो ये एक वजह है जिसके कारण से हीट जो है वो काफी ज्यादा होती है, राइट। और अर्बन हीट आइलैंड का जो इफेक्ट होता है, यानी कि आइलैंड एरियाज होते हैं ना, अर्बन एरियाज, जो अर्बन एरिया शहरी एरियाज हैं, जो आइलैंड्स वगैरह पर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वहां पर 3 से 4 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर फील होता है, राइट, अर्बन एरियाज पर, राइट। कौन से वाले, आइलैंड वाले, तो जहां पर आइलैंड जो होते हैं ना, तो वहां पर हम लोग को थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर फील होता है वो नजर आता है। ये नॉर्मल सी बात है। जैसे कि अगर आप कभी भी किसी भी कोस्टल एरिया पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पर जो है हवा में नमी देखने को मिलेगी, मॉइस्चर देखने को मिलेगा, तो उसके कारण भी थोड़ा चिपचिपाहट और गर्मी टाइप की हम लोग को नॉर्मल ही देखने को मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हीट वेव्स जब आती हैं, जब टेम्परेचर लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तब भी हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज जो होते हैं आइलैंड्स वाले, तो वहाँ पर और ज़्यादा इसका इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हम लोग को इसका महसूस होता हुआ नजर आता है। और मोर हीट वेव्स वर एक्सपेक्टेड एज ग्लोबली टेम्परेचर हैड राइजन। तो आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण से पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर राइज हो गया है, तो उसके कारण भी ज्यादा हीट वेव्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। और एवरेज 0.8 डिग्री सेल्सियस पिछले 100 सालों में अब बढ़ चुका है एवरेज तौर पर हर जगह, राइट। और नाइट टाइम टेम्परेचर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ वजहें हैं जिसके कारण से इंडिया के अंदर हीट वेव्स हम लोग को अभी देखने को मिल रहे हैं। और
डेली पीक टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, लंबे समय तक हम लोग को देखने को मिल रहा है, ज़्यादा इंटेंस हीट वेव जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, जैसा मैंने भी आपको बता ही दिया। और हाई इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट रेस की हम लोग को मीडियम हाई हीट वेव जोन पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा माइग्रेशन भी एक बड़ा कारण है, जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे गांव क्षेत्र से अगर हम लोग कंपेयर करें तो गांव क्षेत्र में आबादी कम होती है, तो उस वजह से भी हम लोग को ज़्यादा हीट वहाँ पर महसूस नहीं होती, और जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर हीट महसूस होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक कमरे में हैं, जिस कमरे में जैसे 5 लोग हैं, राइट, तो वहाँ पर आपको अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, यानी कि मतलब नॉर्मल रहेगा। और उसी कमरे में सेम कंडीशन पे अगर आप पूरे रूम को ठसाठस लोगों से भर दो, राइट, तब आपको थोड़ी सी उस रूम में गर्मी भी फील होगी। तो ये चीज़ आपने खुद ब खुद क्लासेस में भी एक्सपीरियंस करी होगी। जब क्लास लबालब भरी रहती है तब थोड़ा सा गर्मी का महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है। और जब हल्की मतलब जो कम रहते हैं स्टूडेंट्स क्लास में, तो आपने खुद ने नोटिस किया होगा जब भी आप क्लास वगैरह गए होंगे, तब थोड़ा उतनी गर्मी नहीं होती कंपैरेटिवली, जब क्लास पूरी भरी रहती है उस समय गर्मी रहती है। तो यही वो चीज़ बताई जा रही है कि अर्बन एरियाज पर भी हम लोग को गर्मी बहुत ज़्यादा इसलिए भी देखने को मिल रही है क्योंकि रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में भी आए, राइट। और मतलब हम लोग को असाधारण गर्मी तनाव इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ वजहें हैं जिसके कॉम्बिनेशन के कारण भी गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है। तो ये कुछ वजहें हैं जिसके बारे में आप लोग को एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा भारत के लिए आगे का क्या रास्ता होना चाहिए, यानी कि इंडिया कैसे डील करेगी अब हीट वेव से आगे, तो हमें हीट हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि हमें चेक करना है, देखना है कि कौन से एरियाज हैं जहां पर हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे एरिया को ट्रैक करना है, राइट। तो अप्रोप्रिएट ट्रैकिंग हमें मेट्रोलॉजिकल डेटा के थ्रू करनी है, राइट। वहां पर टाइमली डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, यानी कि इस प्रकार का वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे कि वहां पर हीट वेव्स को घटाया जा सके, राइट। और लोकल हीट एक्शन प्लान्स वहां पर इंप्लीमेंट करने चाहिए, स्ट्रेटेजिक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के थ्रू अलग अलग एजेंसीज कोऑर्डिनेट करें और वहां पर इंप्लीमेंट करें एक लोकल हीट एक्शन प्लान, यानी कि एक ऐसा प्लान जो कि लोकल हीट को रिड्यूस करने में मदद करें, राइट। और एक ऐसी प्रोसेस पर काम करना चाहिए जहां पर हम लोग मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स के ऊपर टारगेट करें, यानी कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होते हैं और जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो ग्रुप है, राइट, जिनको इस हीट वेव्स का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो उनको टारगेट करते हुए उनके लिए काम किया जाए जिससे कि उनको रिलैक्सेशन मिले। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि लेबर्स की अगर हम लोग बात करें, या कोई ऐसा स्लम एरिया है वहाँ पर उसके आसपास कोई स्लम एरियाज में रहने वाले लोग एसी वगैरह और इवन कूलर्स तक अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट, तो उनके लिए भी व्यवस्था थोड़ी सी करनी है इस प्रकार से कि हीट वेव्स का इफेक्ट जो है उनको ना पड़े। क्योंकि आप लोग को शायद ये भी पता होगा कि गर्मी के कारण भी लोगों की मौत हो जाती है, तो ये भी एक कारण है मौत होने का। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, आपने देखा होगा कि कई बार गर्मी के कारण, जैसे आप भी कभी अगर बहुत लंबे टाइम तक गर्मी में रहोगे तो आप बीमार पड़ने लगोगे, राइट। और जो गरीब लोग हैं, जो लेबर्स की अगर हम लोग बात करें, उनको तो गर्मी में ही रहकर काम करना होता है, और अगर वो बीमार पड़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास तो ऐसा कोई सेविंग नहीं होती है कि जिससे कि वो अपने जो है वो गुजारा कर सकें। तो उनको तो क्या चाहिए, उनको डेली काम करना है, डेली खाना है, तो उनकी साथ ये वाली कंडीशन हो जाती है। तो इसलिए उनको ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, उनको टारगेट करना और उनके अनुसार प्लान्स बनाना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कितनी अच्छी बात बताई गई है यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रिव्यू करना है एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स को, लेबर लॉस को, देखिए आ गया ना लेबर लॉस। और इसमें देखो कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, आप उसको समझो, जब समझोगे ना तब ऑटोमेटिकली देखिएगा कनेक्शन आपको आगे ही थ्योरी में मिलते चलेंगे, राइट। इसके अलावा सेक्टोरल रेगुलेशन वर्कर सेफ्टी के लिए, राइट, इन रिलेशन टू क्लाइमेट कंडीशन, वही चीज़ जो मैंने पूरी एक्सप्लेन करी वो नेक्स्ट पॉइंट में आपको मिल ही गया, राइट। पॉलिसी वगैरह तैयार करनी है 3 सेक्टर्स हेल्थ, वाटर और पावर, इनके कोऑर्डिनेशन के थ्रू। और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है, जैसे कि घर में रहें, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने। तो ये भी कुछ चीज़ें होती हैं, आजकल फैशन के हमारे लोग बाग ऐसे क्लोथ्स भी पहन लेते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली गर्मी लगने लगती है, ये वाली भी एक दिक्कत है, राइट। और इसके अलावा पॉपुलराइज करना है सिंपल डिज़ाइन फीचर को, जैसे कि शेडेड विंडोज होनी चाहिए, शेडेड होनी चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर घर में अगर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक होगा तो भी घर का जो तापमान जो होगा वो भी थोड़ा सा ठंडा रहेगा। आजकल तो ऐसी मतलब प्रैक्टिसेस होने लगी हैं कि करते क्या है आजकल, जैसे जो वो बड़ी अच्छी अच्छी जो बिल्डिंग्स बन रही है ना आज की क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग, तो वो जो बिल्डिंग्स हो रही है उसमें क्या करते हैं, पूरी बिल्डिंग में एक पाइपलाइन जो है वो बिछा देते हैं और उस पाइपलाइन पे कंटिन्यूसली पानी जो होता है, ठंडा पानी, वो फ्लो होता रहता है। तो वो बिल्डिंग का टेम्परेचर जो होता है वो ऑटोमेटिकली ठंडा रहता है
और उसको जरूरत ही नहीं पड़ती है एसी वगैरह लगाने की, क्योंकि एसी के कारण भी क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, राइट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पता है कि नहीं पता आपको, वो रिलीज करता है, तो ये वाली चीज भी है। तो आपको इस तरीके से भी चीजें को थोड़ी सी समझनी है, जैसे क्योंकि देखो हर एक चीज आपको शायद थ्योरी में ना मिले, क्योंकि सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, आपको अपने, क्योंकि सब कुछ अगर थ्योरी में मिलेगी, बात समझना मेरी, एक स्टूडेंट जो होते हैं वो पूरी किताबी चीजों को पढ़ लेते हैं, और दूसरे स्टूडेंट जो होते हैं वो किताबी चीजों को पढ़ने के साथ साथ अपनी भी कुछ चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, अपने भी, यानी कि जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो आसपास की दुनिया को, तो वो भी मेंशन कर रहे होते हैं अपने आंसर में। तब तो उस ज्यादा मार्क्स किसको मिलेंगे, जिसने पूरी बुक पढ़ी है, तो ऑब्वियसली बात है पूरी बुक पढ़ने वाले लोग तो सैकड़ों हैं, राइट, तो वो सब एक जैसा ही अपना आंसर लिख रहे हैं। बट अगर आप एडवांस में कुछ चीजें अगर एक्स्ट्रा अपनी पुट करते हो, ज्यादा नहीं, 2 3 4 पॉइंट, जैसा मैंने भी आपको बताया, ये वाला बिल्डिंग वाले वो मैंने आपको बता दिया कि स्मार्ट बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही है, जिसमें वो पाइपलाइन के थ्रू जो है वो पाइपलाइन बिछाकर पानी का फ्लो करवाया जा रहा है, जैसे कि जरूरत ही ना पड़े बिल्डिंग में एसी लगाने की, और एसी तो ऑलरेडी जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज करता है, तो उससे क्लाइमेट चेंज भी और ज्यादा हमें देखने को मिलता है, राइट। तो आप अगर ये सब पॉइंट्स अगर पुट कर लो सिंपल से, तो आपका आंसर दूसरे लोगों के आंसर से काफी डिफरेंट बन जाएगा, राइट, और आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा, तो मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे, सिलेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। चांसेस क्या, सिलेक्शन आपका होगा, चांसेस की बात ही नहीं करते अपन, राइट। और आगे की बात करें, इंसुलेटिंग हाउस मटेरियल्स, ऐसे कुछ मटेरियल्स, राइट, जो कि घर के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलता है कि ठंडक वगैरह, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करके रखें। इसके अलावा इंप्लीमेंट करना है लोकल हीट एक्शन प्लान्स को, तो यही बात तो हमने करी ली थी, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के साथ, राइट। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करे, तो ये वाली चीज तो ऑलरेडी कवर कर ली थी हमने, राइट, पिछले पॉइंट में डिस्कस कर लिया था। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक हीट वेव से रिलेटेड, और पूरी यानी कि प्रॉपर एक मेंस का आंसर आप इसका तैयार कर ही सकते हैं। काफी डिटेल में हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर कर लिया है, हर एक एरिया जो है वो इसका डिस्कस कर लिया है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगातार न्यूज में भी है कुछ सालों से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इनडायरेक्टली कई बार पूछे गए हैं मेंस में, डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये सब पॉइंट्स तो आप यूज कर ही सकते हो। क्लाइमेट चेंज में आप इस पॉइंट यूज कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज को आप हीट वेव के साथ लिंक कर सकते हो, समझ रहे हो बातों को। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 2 के टॉपिक्स को। अब गाइस डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के बारे में, IVEP 2021 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए बताया जा रहा है कि रिसेंटली इसको होस्ट किया है, इस प्रोग्राम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। 26 देशों की जो इलेक्शन मैनेजमेंट जो बॉडीज हैं, यानी कि जो संस्था जो इलेक्शन को मैनेज करती है, जैसे कि हमारे ECI, तो ऐसी 26 देशों की इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज और 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, राइट, इस प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम जो है 2021 का, ये प्रोवाइड करा रहा है पार्टिसिपेंट्स को एक ओवरव्यू, लार्ज कैनवास ऑफ इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस का, यानी कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया के व्यापक परिदृश्य जो है ये प्रोवाइड करा रहे हैं, कि क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है सबसे लार्जेस्ट है पूरे दुनिया भर में, इलेक्शन जो है वो भारी मात्रा में होता है हमारी कंट्री के अंदर, तो जो प्रोसेस के थ्रू हम लोग हमारी कंट्री के इलेक्शंस को मैनेज करते हैं, तो उसके बारे में हमने जानकारी दी है इस प्रोग्राम के दौरान। और कुछ नए इनिशिएटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिए गए हैं वोटर्स फैसिलिटेशन के लिए, यानी कि चुनाव के दौरान जो है वो वोटर्स वगैरह को जो है वो आसानी हो, राइट, ट्रांसपेरेंसी हो सिस्टम में, राइट, इलेक्टोरल सिस्टम में, और आसानी से इलेक्टोरल सिस्टम को सभी लोग एक्सेस कर सकें। तो इसके बारे में ECI के द्वारा कुछ नए इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, राइट। तो ये चीज़ थी इस प्रोग्राम की, जिसके बारे में आपको एक बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए। और वर्चुअली ये प्रोग्राम हमें देखने को मिला था ऑनलाइन, तो इसलिए इस प्रोग्राम का नाम जो है वो इंटरनेशनल वर्चुअल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे E9 इनिशिएटिव के बारे में। E9 इनिशिएटिव अभी रिसेंटली इसकी मीटिंग हम लोग को देखने को मिली है। एजुकेशन मिनिस्टर जो है E9 कंट्रीज के, तो उनकी मीटिंग हुई है E9 इनिशिएटिव के लिए। और कंसल्टेशन जो है वो 3 फेज की प्रोसेस के थ्रू हम लोग को देखने को मिल रहा है, जहां पर डिजिटल लर्निंग के लिए इनिशिएटिव है, स्किल्स के लिए इनिशिएटिव है, और मार्जिनलाइज चिल्ड्रन, यानी कि ऐसे बच्चे और ऐसे युवा जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि पिछड़े वर्ग के जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, और स्पेशली बालिकाओं को, गर्ल्स को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है इस इनिशिएटिव के अंदर। तो देखिए सवाल ये उठता है कि ये E9 इनिशिएटिव क्या है, E9 पहल क्या है। तो इस पहल का एम जो है, प्रमुख उद्देश्य जो है वो ये है कि 2020 में आयोजित वैश्विक शिक्षा सम्मेलन की 3 प्राथमिकताएं
जो 3 जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज जो हैं 2020 ग्लोबल एजुकेशनल मीटिंग की, एक है सपोर्ट टू टीचर्स यानी कि शिक्षकों को सहयोग, इन्वेस्टमेंट इन स्किल्स कौशल में निवेश, और नैरोइंग ऑफ डिजिटल डिवाइड यानी कि डिजिटल विभाजन जो है, डिजिटल डिवाइड जो है इसका मतलब आसान भाषा में, जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो डिजिटली लिटरेट होते हैं, जैसे कि आप लोग हैं, आप मोबाइल चला सकते हैं, कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। कुछ लोग को डिजिटल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको मोबाइल तक ठीक से चलाना नहीं आता। तो ये जो डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड की, कुछ ही लोगों के पास जो है वो डिजिटल लिटरेसी है, इस डिवीजन को, इस विभाजन को कम करना है, राइट। तो ये जो 3 प्राथमिकताएं हैं, तो इसमें तेजी से बदलाव करके, इन 3 प्रायोरिटीज में तेजी से बदलाव करके जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव के माध्यम से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है, आपको पता होगा इस यूनाइटेड नेशन के टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं? 17, जिनको कब तक अचीव करना है? नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। कई बार बता चुका हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कब तक अचीव करना है, बताइए फटाफट, अभी कभी बताइए। तो लिख दिया होगा आपने करेक्ट आंसर 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, राइट। तो ये टारगेट है और इसका गोल नंबर जो 4 है, तो बताया जा रहा है कि इसको आगे बढ़ाना और इसके सुधार में तेजी लाना। तो इस पर मेनली फोकस किया गया है। रिकवरी एंड एडवांसमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 का, उसको एक्सेलरेट करना है और हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर रैपिड चेंज लेकर आना है। इस पर्सपेक्टिव से, इस पर्पस के लिए, इस एम के साथ E9 इनिशिएटिव, E9 पहल हम लोग को देखने को मिलता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? ऑब्वियस ही बात है, यूनाइटेड नेशन के गोल को एक्सेलरेट करने की बात की जा रही है, गोल को अचीव करने में तेजी लाने की बात की जा रही है, तो यूनाइटेड नेशन तो होगा ही होगा। तो यूनाइटेड नेशन इसका नेतृत्व करता है, राइट, हेड करता है। और E9 कंट्रीज जिसमें बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान मौजूद है। तो क्वेश्चन आ सकता है E9 कंट्रीज इन फलाना ऑप्शन में से बताइए कौन सी है। तो आपको ये E9 कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आ जाए E9 कंट्रीज क्या है, E9 का मेन फोकस क्या है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया। गोल नंबर 4 याद रखना यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। इसके बेनिफिट क्या है? तो एस्टैब्लिश करना है पार्टनरशिप E9 कंट्रीज के साथ, जो कि अलाउ करेगी इन 9 कंट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटीज, राइट। और इस ग्लोबल इनिशिएटिव के थ्रू हमें देखने को मिलेगा डिजिटल लर्निंग और स्किल जो है उसमें यानी कि उसके प्रोग्रेस को एक्सेलरेट कर दिया जाएगा, उसमें तेजी लाई जाएगी उसको अचीव करने में। और गोल नंबर 4 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, क्वालिटी एजुकेशन, तो इसको अचीव तेजी से किया जा सकेगा। तो ये इसके बेनिफिट है, वही चीज जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समझाई, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था E9 इनिशिएटिव का, राइट, ध्यान में रखना। अब डिस्कस करेंगे हम लोग ट्राइब्यूनल्स, रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 के बारे में। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स, रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 लेकर आए हैं, राइट, इसको लागू कर दिया है। इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो चेंजेस लाए गए हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मद्रास बार एसोसिएशन केस में जो डायरेक्शन जारी किए थे उसी पर आधारित इस ऑर्डिनेंस के अंदर बताया गया है कि कुछ चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या चेंजेस हैं? तो ऑर्डिनेंस मेनली फोकस किस चीज पर कर रहा है कि जो एग्जिस्टिंग अपीलेट बॉडीज हम लोग को देखने को मिल रही हैं उसको डिसॉल्व करना है, उसको भंग करना है, राइट, और ट्रांसफर करना है उनके फंक्शंस किसको? दूसरी एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज को। देखो आपको पता होगा कि काफी सारी ऐसी बॉडीज होती हैं, यानी कि ऐसे डिपार्टमेंट्स हम लोग को काफी सारे देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री के अंदर, जिसका एक अलग जो है वो एपिलेट ट्रिब्यूनल होता है, यानी कि वहां पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं, या फिर आसान भाषा में ग्रीवियंस सेल होता है, राइट, हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, अलग अलग बॉडीज का। तो काफी सारे ऐसे बॉडीज को जो है वो भंग किया जा रहा है, अपीलेट बॉडीज को भंग किया जा रहा है, और इनके जो कार्य हैं, इन बॉडीज के कार्य जो ऑलरेडी जो हमारी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल्स जो हैं, राइट, यानी कि ऑलरेडी जो हम लोग को जो ये बॉडीज देखने को मिलती हैं जुडिशियल बॉडीज, तो उनको दिया जा रहा है, राइट। तो ये चीज इसके अंदर मेन बताई गई है। इसके अलावा ये पावर दे रहा है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। किस चीज के रूल्स बना सकती हैं? कि जो टर्म्स और कंडीशंस हम लोग को देखने को मिलती हैं इस ट्रिब्यूनल के मेंबर्स की, राइट, तो उनको अपॉइंट करना,
और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कितने समय के लिए वो ऑफिस में रहेंगे, उनकी सैलरीज क्या होगी, उनको क्या अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, उनका रेजिग्नेशन कैसे होगा, उनको हटाया कैसे जाएगा, राइट, और दूसरे टर्म्स एंड सर्विस कंडीशन इस ट्राइब्यूनल के मेंबर्स की। तो इससे रिलेटेड रूल्स कौन बना सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस पावर दे रहा है। इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है कि चेयरमैन और जो मेंबर्स होंगे इस ट्राइब्यूनल के, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। वो फर्स्ट पॉइंट पे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट किसके रिकमेंडेशन के आधार पर? सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर। और ये जो कमेटी है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, इसको हेड किया जाएगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ही द्वारा। तो उनको जो है वो हेड बनाया जाएगा इस कमेटी का। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। टेन्योर की अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी, तो जो इस ट्राइब्यूनल के जो चेयरमैन जो होंगे वो 4 सालों के लिए ऑफिस में रहेंगे या फिर जब तक उनकी उम्र 70 साल की नहीं हो जाती है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आता हो। और दूसरे जो मेंबर होंगे उनका भी जो टेन्योर होगा वो 4 इयर्स का ही होगा या फिर 67 इयर्स मैक्सिमम एज का उनका टेन्योर होगा। इसके अलावा ऑर्डिनेंस जो है इसने एग्जेम्प्ट कर दिया या ऑमिट कर दिया, आप कह सकते हो। मतलब कि इस जो ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत बताया गया कि ये जो ट्राइब्यूनल जो होगा या अपीलेट अथॉरिटीज जो होंगी उनके अंडर जो है वो कुछ चीजें नहीं आएंगी, राइट, उनके दायरे में कुछ चीजें नहीं आएंगी। जैसे कि एयरपोर्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल जो कि स्टैब्लिश की गई थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1994 के द्वारा। अपीलेट बोर्ड जो कि स्टैब्लिश किया गया था ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 के द्वारा। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ये स्टैब्लिश किया गया था इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा। फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल जो कि सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, राइट। तो ये चीज जो है वो इसके दायरे से बाहर है। और ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? बहुत ही आसान सी चीज, आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही हैं। क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ये हमें देखने को मिलता है जो कि सेटअप किया गया है किस चीज के लिए? कि कोई भी इशू अगर आता है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव या टैक्स रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई भी विवाद ऐसे हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम से डील करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और ये काफी सारे फंक्शंस करती है, जैसे कि जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह जो होते हैं उनको रिजॉल्व करती है, अधिकार वगैरह जो है वो बताती है, राइट। कंटेस्टिंग पार्टीज के, यानी कि जो भी पार्टीज जब लड़ती हैं, राइट, डिस्प्यूट जिनके बीच में होता है, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में बताती है ये, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेती है, ये रिव्यू करती है एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को, और भी काफी सारे कार्य इस ट्राइब्यूनल के हम लोग को देखने को मिलते हैं। और क्या इस ट्राइब्यूनल, यानी कि जो ट्राइब्यूनल जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है क्या, संवैधानिक प्रावधान है क्या? तो हाँ, अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ओरिजिनली जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस चीज के बारे में मेंशन नहीं था, ट्राइब्यूनल के बारे में मेंशन नहीं था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ट्राइब्यूनल्स के बारे में मेंशन ओरिजिनल तौर पर ही स्टार्टिंग से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या, राइट, ट्राइब्यूनल का जिक्र था क्या? तो बिल्कुल नहीं, ओरिजिनली ट्राइब्यूनल के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन था। बट हाँ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इन प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है या इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और किस कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर यह ट्राइब्यूनल लाई गई? स्वर्ण सिंह कमेटी। ध्यान में रखना, कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन सिविल सर्विसेज पूछती है, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। और अमेंडमेंट जो है वो इसने इंट्रोड्यूस किया था पार्ट 14A हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि ट्राइब्यूनल से डील करता है। और इसमें 2 आर्टिकल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो पार्ट 14A आपको ध्यान में रखना है, राइट, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ट्राइब्यूनल से डील करता है। और 2 कौन से आर्टिकल हैं? 323A और 323B। 323A बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की। ये क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने से रिलेटेड होते हैं, कि जो भी पब्लिक सर्विसेज में जो भी व्यक्ति होते हैं उनके रिक्रूटमेंट और उनकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड जो है वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करना या सॉल्व करने से रिलेटेड आर्टिकल 323A है। और आर्टिकल 323B जो है वो किससे
किस पर्टिकुलर इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, जैसे कि टैक्सेशन का मामला हो गया, इंडस्ट्रियल या लेबर का मामला हो गया, फॉरेन एक्सचेंज का हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हो गया, फूड और अर्बन प्रॉपर्टीज के ऊपर सीलिंग से रिलेटेड हो गया, मतलब कि प्रॉपर्टी के रेट वगैरह जो होते हैं ना उसमें सीलिंग वगैरह लगा दी जाती है। इसके अलावा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शन से रिलेटेड हो गया, रेंट या टेनेंसी राइट से रिलेटेड हो गया, मतलब कि वो किराएदार वगैरह जो होते हैं ना तो उनके अधिकार वगैरह क्या होंगे, या जो मकान मालिक है उसके अधिकार क्या होंगे, तो उससे रिलेटेड होगा ऐसे कुछ पर्टिकुलर इश्यूज डिस्प्यूट्स वगैरह, तो उससे डील करता है आर्टिकल 323B। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए इसके बारे में, और ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। ये चीज ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और क्या क्या चीजें बन सकती है वो पूरी चीज मैंने आपको बताई, इससे बाहर का और कुछ नहीं करना है। अब गाइस डिस्कस करेंगे नाटो के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था, तो वो अभी हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जनरली जान लो कि यूक्रेन जो है वो बोल रहा है नाटो से कि नाटो जो है वो यूक्रेन को शामिल कर ले जल्दी से जल्दी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। और इसका कहना यह है कि अगर नाटो ऐसा कर लेती है तो प्रो रशिया सेपरेटिस्ट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि रूस समर्थक अलगावादी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनके साथ लड़ाई खत्म करने का ये एकमात्र तरीका होगा, राइट, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो कौन है, वो है व्लादिमीर जेलेंस्की। तो ये चीज आप थोड़ी सी भी ध्यान में रखिएगा, स्टेट सिविल सर्विस में अगर ऐसी चीजें फैक्चुअल चीजें पूछ ली जाती हैं तो इनका नाम भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये एक इशू था 2014 में, हम लोग को जो इश्यूज देखने को मिल रहे हैं वो जब से रशिया ने जो क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था, एनेक्स कर लिया था, कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद से ये सब इश्यूज, ये सब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंट्रीज के बीच में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट, यानी कि रशिया के अगेंस्ट। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो रशिया को वो करते हैं, फेवर करते हैं, राइट, यानी कि सपोर्ट करते हैं, तो उनसे जो सरकारी जो हम लोग को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं, तो उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी अगर यूक्रेन को शामिल कर लिया जाता है नाटो में। तो ये एक चीज है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, एक जनरल तरीके की। और क्यों यूक्रेन बोल रहा है कि इसको नाटो में जल्दी जल्दी शामिल कर लिया जाए, तो उसकी वजह भी आपको पता लग जाएगी जब मैं आपको नाटो एक्सप्लेन करूंगा। तो ध्यान से सुनना अब नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। क्या है? मिलिट्री अलायंस, इंटर गवर्नमेंटल। और इसको वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था। ये चीज आ सकती है कि किस ट्रीटी के थ्रू नाटो स्टैब्लिश हुई, तो वॉशिंगटन ट्रीटी। ये ट्रीटी साइन हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो आपको बेल्जियम ध्यान में रखना है। वैसे मैं आपको बता दूं ब्रसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, और एलाइड कमांड ऑपरेशन का हेडक्वार्टर मॉन्स बेल्जियम में। हालांकि ये ब्रसल और मॉन्स नहीं पूछेंगे, सिंपली बस बेल्जियम पूछ लेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बेल्जियम आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं नाटो के बारे में कि नाटो किस प्रकार से ऑपरेट करती है। तो पहले आप समझो, फिर मैं आपको थ्योरी बताऊंगा। तो जैसे कि मान के चलो कि कोई एक एक्स कंट्री है जो नाटो की मेंबर है, ठीक है, मेंबर है, ये नाटो की मेंबर है। और नाटो के अंदर आज की डेट में 30 मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, 30 मेंबर्स। तो ऐसी 30 कंट्रीज नाटो की मेंबर है। अब कोई एक वाई करके कंट्री है, ठीक है, वाई करके एक कंट्री है, इसने एक्स कंट्री के ऊपर अटैक किया, या वाई कंट्री का कोई एक मेजर डिस्प्यूट एक्स कंट्री के साथ है, राइट। और इसने जो है वो मिलिट्री अटैक करने की कोशिश करी या कर दिया। तब क्या होगा कि जितनी भी नाटो की मेंबर कंट्री है, यानी कि 30 की 30 सब साथ में आएंगी, और यानी कि गैंग बना लेंगी, और जो है वो बोलेंगी, पहले तो वाई को चेतावनी देंगी, बोलेंगी कि भाई साहब ऐसा मत करो, ऐसा कर दोगे तो निपटा दिए जाओगे, राइट। तो ऐसा बोलेंगे, ये पहले तो समझाएंगी उसको प्यार से, क्योंकि होता है ना कि अपने दुश्मन को पहले समझाना चाहिए कि भैया देख लो, समझ जाओ। और सामने वाला फिर भी नहीं समझ रहा है, फिर क्या होगा आप जानते हो, सब की सब कंट्री जो है वो इस पर हावी हो जाएंगी। सब की सब कंट्री एक साथ अटैक करेंगी, एक साथ, सब की सब। जैसे मिलिट्री अटैक की बात हो रही है, तो चारों तरफ से इसको निपटा दिया जाएगा, वाई कंट्री के ऊपर सबकी सब हावी हो जाएंगी गैंग बनाकर। तो ये चीज है मेन नाटो की, इसीलिए ये नाटो जानी जाती है कि जब भी किसी कंट्री के ऊपर किसी प्रकार की मतलब इशू होता है, मिलिट्री अटैक होता है, तो सब एक साथ इकट्ठा होकर सामने वाली कंट्री के ऊपर हल्ला बोल देते हैं, राइट। तो ये क्या है? एक सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस ये हमें देखने को मिलता है, जहां पर इसकी इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट यानी कि एक कंट्री वो एग्री करती है म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स को, यानी कि सब साथ में मिलकर, जैसे कि कोई भी एक्सटर्नल पार्टी अगर अटैक करती है उस कंट्री के ऊपर, तो सब साथ में मिलकर आएंगे। तो जिस भी मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक हुआ होगा उसको सपोर्ट करते हुए सबके सब
सामने वाली कंट्री के ऊपर हावी हो जाएंगे। और जब से ये नाटो बनी है तब से आपको बता दें काफ़ी सारी नई कंट्रीज इसमें शामिल हुई हैं। पहले स्टार्टिंग में जब बनी थी ये तब 12 कंट्री थी, आज की डेट में 30 कंट्री हो गई हैं। और आपको बता दें 27 मार्च 2020 को जो अभी लेटेस्ट जो कंट्री है जो नाटो में शामिल हुई है वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा नाटो की मेंबरशिप किसी भी दूसरी यूरोपियन कंट्री के लिए ओपन होती है और इस कंट्री को जो ट्रीटी है वॉशिंगटन ट्रीटी जिसके थ्रू नाटो बनी है तो उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है और नॉर्थ अटलांटिक एरिया पर सिक्योरिटी देनी होती है, राइट। इसलिए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर शामिल होती है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दो मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, एक पॉलिटिकल, दूसरा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव का मतलब वही चीज़ मैंने आपको बताई, पहले सभी कंट्री शांति से सामने वाली कंट्री को समझाएंगी कि बेटा शांत हो जाओ, यानी कि अपने डिप्लोमेटिक तरीके से, राइट, समझाएंगी। और नाटो प्रमोट करती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कि भाई शांति से, इत्मीनान से सामने वाले को समझाएं, राइट। और उसके बाद फिर अगर पॉलिटिकल चीज़ों से काम नहीं बनता है तो फिर मिलिट्री जो है वो सामने आ जाती है, राइट, यानी कि मिलिट्री के थ्रू अटैक कर दिया जाता है। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अभी थ्योरी आप देखते जाओ। तो पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि नाटो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करती है और ये बोलती है कि नाटो की जो मेंबर हैं ये कंसल्ट करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, आपस में कोऑपरेट करेंगी, राइट, डिफेंस की फील्ड में और सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं तो उसमें सब साथ में मिलकर आपस में बातचीत करके कोऑपरेट करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आपस में ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, राइट, लंबे समय तक साथ में रहेंगे और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको प्रिवेंट करेंगे, राइट। तो ये वाली चीज होती है। दूसरी मिलिट्री, तो नाटो जो होती है वो पीसफुल रेजोल्यूशन जो होना चाहिए डिस्प्यूट का, उस पर मेनली पहले फोकस करती है, यानी कि जो भी अगर विवाद हो रहा है वो पीसफुल तरीके से रिजॉल्व हो। अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट फेल हो जाते हैं, यानी कि पॉलिटिकल एफर्ट्स अगर फेल हो जाते हैं, तब फिर इसकी मिलिट्री पावर सामने आती है, यानी कि सबकी सब कंट्रीज की मिलिट्री पावर एक साथ इकट्ठी होती है और फिर सामने वाली जो कंट्री होती है उस पर अटैक कर देते हैं ये लोग, राइट। तो ये चीज़ इसकी हमें देखने को मिलती है। और कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज जो इसका नाटो का है, तो ये इसकी वॉशिंगटन ट्रीटी, फाउंडिंग ट्रीटी के आर्टिकल 5 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर यूनाइटेड नेशंस मैंडेट के अंडर है। और इवन जो दूसरी कंट्रीज जो होती हैं उनके साथ या अकेले में या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर भी हम लोग को देखने को मिलते हैं कि इसके कुछ इस प्रकार के मैंडेट जो कॉपरेट करके आपस में गैंग बना के सामने वाली कंट्री पर अटैक करना, तो ये वाली चीज़ इसकी हमें देखने को मिलती है। तो ये है गाइस पूरा टॉपिक नाटो से रिलेटेड। इस तरीके की जानकारी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। हालांकि नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सालों से सिविल सर्विसेज नहीं पूछ रही, पहले पूछा करती थी, बट फिर भी अभी ये टॉपिक न्यूज़ में आया तो हमें छोड़ना नहीं है, राइट। अच्छे से इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब बात करेंगे एक ड्राफ्ट के बारे में। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जब भी ड्राफ्ट आए हमारे लिए वो चीज़ काम की नहीं होती, बट हाँ, ड्राफ्ट के थ्रू हमें पता लगता है कि सरकार किस डायरेक्शन में काम करने पर विचार कर रही है, ठीक है। तो फिर भी जान लो क्या है ये ड्राफ्ट। तो नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी का ड्राफ्ट है। आप जानते हैं कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय में हमें देखने को मिला था कि जो सबसे ज़्यादा परेशान हुए थे वो कौन हुए थे? माइग्रेंट लेबर्स। कौन होते हैं माइग्रेंट लेबर्स? तो जो लेबर्स हैं जो सिटीज़ में काम कर रहे होते हैं अपने गाँव वगैरह को छोड़कर, राइट, बहुत दूर दराज जाकर किसी सिटी में किसी शहर में काम कर रहे होते हैं, तो वो कौन से लेबर होते हैं? माइग्रेंट लेबर, राइट, जो अपने जो निवास जो होता है उनका, यानी कि जो मूल निवास जहाँ पे रहता है उनका, तो उस जगह को छोड़कर, अपनी जगह पर अपने घर को छोड़कर दूर दराज कहीं जाकर काम करने वाले जो लोग होते हैं, लेबर जो होते हैं, उनको माइग्रेंट लेबर्स कहा जाता है। तो नीति आयोग ये काम कर रही है काफ़ी सारे ऑफिशियल्स के सब ग्रुप के साथ, राइट, और सिविल सोसाइटी के मेंबर के साथ, और इन्होंने ड्राफ्ट किया है एक नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी को। और ये जो पॉलिसी है ये क्लियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि एक प्रकार का जो है वो आप ये चीज़ कह सकते हो एक मैंडेट है जो कि रिकॉग्नाइज करेगा माइग्रेंट कॉन्ट्रीब्यूशन को इकोनॉमी में, यानी कि जो माइग्रेंट जो लेबर्स जो हैं वो इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, उस चीज़ को ये रिकॉग्नाइज करेगा और उनको सपोर्ट करने पर फोकस करेगा, राइट, उनको अपना सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा ये ड्राफ्ट माइग्रेंट लेबर्स को। और गाइस इस ड्राफ्ट के हाइलाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें माइग्रेंट लेबर्स जो है उनको सुविधा देने की बात की जा रही है कि उनको सुविधा दी जाए, उनको एक्नॉलेज किया जाए, राइट, कि वो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक इंटीग्रल पार्ट के तौर पर है। और सरकारी पॉलिसी कभी भी ऐसी ना बनाई जाए जो कि इंटरनल माइग्रेशन पर बाधा बने, राइट, यानी कि जैसे कि लॉकडाउन के समय में बहुत तकलीफ हुई माइग्रेंट लेबर्स को, तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनानी है जो कि माइग्रेंट
लेबर्स के माइग्रेशन पर किसी प्रकार की बाधा बने, इनकी वेजेस को इंक्रीज करना है। इस ड्राफ्ट ने ये कहा है, इस ड्राफ्ट ने कहा है कि जो भी राज्य हैं वो अपने अपने राज्यों में मिनिमम वेजेस को बढ़ा दें, और कुछ हद तक इससे फायदा ये होगा, एक तो मिनिमम वेजेस बढ़ेंगे तो लोकल लाइवलीहुड जो है ट्राइबल्स का वो उसमें फायदा मिलेगा, और कहीं ना कहीं माइग्रेशन कुछ हद तक कम हो जाएगा। यानी कि लोग बाग अपनी शहर को, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे, राइट। यानी कि काम के लिए, क्योंकि दूसरी जगह लोग वही मूव करते हैं जिनको लगता है कि दूसरी जगह शहर में अच्छा पैसा उनको मिल जाएगा, राइट, तो इसलिए वो मूव करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा सेंट्रल डेटाबेस की बात की जा रही है, एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाए, क्रिएट किया जाए, जिससे कि एम्प्लॉयर्स को मदद मिले, राइट, कि उनको पता लगे कि एम्प्लॉयर्स को कि कहाँ पर किस जगह पर लेबर्स की मतलब लेबर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से एम्प्लॉयर जो है वो लेबर को बुलवा सके, राइट। और इवन लेबर्स के लिए भी फायदेमंद हो सके कि लेबर्स को जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, राइट, एम्प्लॉयर जो है वो उनको ढूंढ ले, राइट। तो इससे क्या होगा, डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो फिल होगा, और इंश्योर किया जा सकेगा काफ़ी सारे बेनिफिट जो है वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, क्योंकि एक डेटाबेस होगा तो डेटाबेस से काफ़ी फायदे होते हैं ना। डेटाबेस के जैसे कि आप कल को पॉलिसी मेकर बन जाओगे, आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, पॉलिसीज वगैरह जब बनाओगे, राइट, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि कहाँ पर कितने ज़्यादा वर्कर्स हैं, किस एरिया में, किस सेक्टर में वर्कर्स हैं, राइट, माइग्रेंट वर्कर्स वगैरह, तो उसके थ्रू आप स्कीम्स बना सकोगे। तो उसका एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार करना है। एक ग्रीवियंस हैंडलिंग सेल होना चाहिए, मतलब कि शिकायत जहां पर कर सकें लेबर्स वगैरह, राइट। तो एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, जिसके बारे में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, राइट, तो ये सेटअप करेंगी क्या, ग्रीवियंस हैंडलिंग सेल्स को, जिससे कि लीगल रिस्पॉन्सेज जो है वो ट्रैफिकिंग के, मिनिमम वेजेस वायलेशन के, राइट, वर्क प्लेस पर जो अब्यूजेस होती हैं, यानी कि सही तरीके से बर्ताव नहीं किया जाता, मारा जाता है वर्कर्स को, और कोई भी एक्सीडेंट अगर हो जाता है माइग्रेंट वर्कर्स का, तो उससे रिलेटेड शिकायत वगैरह वर्कर्स यहाँ पर कर सकें, राइट, तो उसके लिए एक सेल जो है वो तैयार किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि एक नई माइग्रेशन पॉलिसी का प्रपोजल रखा गया, राइट, और एक स्पेशल यूनिट को बनाने की बात की गई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर, राइट, कि जिससे कि और साथ ही साथ जो भी काम जो होते हैं दूसरी मिनिस्ट्रीज के साथ, राइट, तो बताया गया कि उसके लिए एक स्पेशल यूनिट जो है वो तैयार किया जाए, राइट, नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी के लिए, कि ये वाली तो मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बल्कि दूसरी मिनिस्ट्रीज के इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है वो एक अच्छी पॉलिसी जो है वो तैयार की जा सके, माइग्रेशन पॉलिसी। तो इस पॉलिसी की खामियां क्या हैं, उस चीज़ को मैं अगर आपको आसान भाषा में बताऊं, तो ये पॉलिसी बात तो अच्छी कर रही है हर तरीके की, बट हमारी कंट्री के अंदर लेबर लॉस को इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता। मतलब कि लेबर लॉस तो है, कानून तो है, बट वो प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो रहा है। और चेक करने की भी बात की नहीं गई कि किस प्रकार से लेबर लॉस हर जगह पर, हर ऑफिस पे, हर इंडस्ट्रीज पे, हर एक वर्क प्लेस पे लागू हो रहे कि नहीं हो रहे, तो उसको चेक करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए कोई अथॉरिटी है कि नहीं, तो उसकी बात नहीं करी यहाँ पर कि इस प्रकार की अथॉरिटी होनी चाहिए जो समय समय पर रेड डालें, जाकर चेक करें, राइट, एकदम से जाकर, राइट, कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से कानून को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसी जगह पर जाकर तुरंत वर्कर से बात की जाए कि उनको सभी सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर कोई भी कंप्लेन आती है तो तुरंत जो ऑफिस है या फिर जो भी वर्क प्लेस है या फैक्ट्री वगैरह है, इंडस्ट्री वगैरह, तो सामने वाले के ऊपर कार्रवाई कर दी जाए, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की बात जो है वो यहाँ पर नहीं की है, तो ये इसके अंदर एक खामियां हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि अनफेयर रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं, उसका रेफरेंस जो है वो हालांकि है, मेंशन है, किया हुआ है, राइट, क्योंकि ट्रैफिकिंग वगैरह की बात हुई और बहुत सारी चीज़ों की बात हुई, बट किसी भी प्रकार की उसकी एनालिसिस की यहाँ पर बात नहीं हुई, राइट। तो ये वाली चीज़ भी हम लोग को देखने को मिल रही है कि ये एक बड़ा इशू है इसके अंदर। यहाँ पर जेंडर डिफरेंसेस की बात नहीं हुई कि एम्प्लॉयमेंट में जेंडर डिफरेंसेस होते हैं, राइट, कि पुरुष को जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, महिलाओं को नहीं दी जाती, तो इस पर बात नहीं हुई कि इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। ये कहता है पूरा ये ड्राफ्ट, तो जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। और एक छोटी सी जानकारी और ले लो डेटा की, तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बताया गया कि इंडिया के अंदर 45.6 करोड़ माइग्रेंट्स 2011 में हमें देखने को मिले थे। यानी कि हमारी कंट्री की 38% पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट की है। और अगर हम लोग 2001 सेंसस के साथ कंपेयर करें तो उस समय 31% हमारी कंट्री की पॉपुलेशन हुआ करती थी जो माइग्रेशन थी, यानी कि माइग्रेट पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती थी। यानी कि वो लोग जो है वो अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह जाकर काम करते थे। 38% आज की डेट में, पहले 31% हुआ करती थी, तो माइग्रेशन बड़ा है, राइट। तो ये वाली चीज़ भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, राइट। अब डिस्कस करेंगे
एक चीज के बारे में जहां पर बताया जा रहा है कि विजिलेंस ऑफिसर इनको हर 3 साल में ट्रांसफर करना है, तो ये वाली बात यहां पर बताई गई है, तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसने अपनी गाइडलाइंस को मॉडिफाई किया है। यहां पर बताया जा रहा है कि जो पोस्टिंग होती है विजिलेंस ऑफिसर्स की, राइट, तो उनको ट्रांसफर करना है और हर 3 साल में ट्रांसफर करना है। तो लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो विजिलेंस ऑफिसर जो होते हैं वो 2 कंटिन्यूअस पोस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि उनको 2 कंटिन्यूअस पोस्टिंग मिल सकती है विजिलेंस यूनिट पे। अलग अलग प्लेसेस होनी चाहिए पोस्टिंग की उनकी, और 2 कंटिन्यूअस मिल सकती है। और एक जो पोस्टिंग का जो पीरियड होना चाहिए वो मैक्सिमम 3 सालों का होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है नई गाइडलाइन के अंदर, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पर गाइडलाइन के अंदर बताई गई है कि जो भी पर्टिकुलर विजिलेंस ऑफिसर जो होते हैं उन्होंने एक जगह पर 3 सालों से ज़्यादा काम कर लिया तो उन्हें फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा फेजेस में, और प्रायोरिटी जो है वो उनको दी जाएगी जिनका मैक्सिमम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 2 कंटिन्यूअस पोस्टिंग उनकी कंप्लीट हो चुकी है। और जिन्होंने भी 5 साल से ज़्यादा एक जगह पर पोस्टिंग कंप्लीट कर ली है अपनी, तो उनको फिर टॉप प्रायोरिटी बेसिस पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति एक प्लेस पर रहते हैं 3 सालों के लिए और दूसरी जगह पर रहते हैं, राइट, यानी कि दूसरी जगह पर अगर वो जाते हैं तो दूसरी जगह में उनकी पहली पोस्टिंग के जो ईयर्स हैं वो काउंट नहीं होंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। तो दूसरी जगह में वो जाएंगे तो फिर से जो है वो पीरियड कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि एक व्यक्ति, जैसे कि एक कोई सिटी है, इस तरीके से आप समझो, जैसे कि एक ऑफिसर है, वो अगर किसी एक सिटी में जाते हैं तो मान के चलो कि मैक्सिमम 6 साल ही वो उस सिटी में बिता सकते हैं, राइट। 6 साल, मैक्सिमम 6 ईयर्स के बाद जो है वो उस सिटी में कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनको दूसरी सिटी में जाना होगा और दूसरी सिटी में फिर उनका ये टेन्योर 6 ईयर्स का शुरू होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्लेसेस भी में भी अगर उनका ट्रांसफर हो रहा है तो वो मैक्सिमम 6 ईयर्स तक ही एक जगह पर रह सकते हैं, राइट। और ट्रांसफर के बाद, जो विजिलेंस यूनिट से ट्रांसफर के बाद कंपलसरी कूलिंग ऑफ पीरियड 3 साल का होगा, जब तक कि दोबारा से उनको उस जगह पर पोस्टिंग नहीं मिल जाती है। मतलब कि 3 ईयर्स के गैप के बाद वापस से वो आ सकते हैं। तो कूलिंग ऑफ पीरियड जो होना चाहिए वो 3 सालों का होना चाहिए, राइट। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर बताई जा सकती है। जैसे कि 6 साल का पीरियड एक सिटी पे उनका कंप्लीट हो गया, वो दूसरी सिटी गए, अब उसके बाद अगर वो वापस उस सिटी पे आना चाह रहे हैं तो 3 ईयर्स के बाद ही वो उस सिटी पे वापस से आ सकते हैं, उस एरिया पर या उस यूनिट पे, विजिलेंस यूनिट पे वो आ सकते हैं उस सेम पोस्टिंग पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो इसकी आवश्यकता क्यों है, तो बताया जा रहा है कि जो लॉन्ग स्टे हम लोग को ऑफिशियल का देखने को मिलता है विजिलेंस डिपार्टमेंट में, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे उनके पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि अननेसेसरी कंप्लेंट्स और आरोप जो है वो उनके ऊपर, एलिगेशन जो है वो उनके ऊपर लगने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ ना हो, और कई बार करप्शन का भी केस होता है सीधे सीधे, तो ऐसी चीज़ें ना हो, तो इसलिए ये चीज़ विजिलेंस ऑफिसर्स के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और विजिलेंस ऑफिसर का मकसद ही ये होता है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना, करप्शन को खत्म करना। बट अगर वो एक जगह पर कंटिन्यू रहेंगे तो उनके पर्सनल इंटरेस्ट जब डेवलप होंगे तो फिर करप्शन की स्थिति भी डेवलप होगी। तो इसको रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए, क्योंकि करप्शन अथॉरिटी ही जो है वो, अगर यानी कि करप्शन को रोकने वाली अथॉरिटी अगर करप्शन में इन्वॉल्व हो जाए तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। तो यही बात है। तो कुछ चीज़ों की बात करते हैं सीवीसी के बारे में। तो सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सेटअप हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 में, राइट। और किसके रिकमेंडेशन के आधार पर, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी थी जिसको हेड किया था श्री के संथानम के द्वारा। तो क्वेश्चन आ सकता है के संथानम जो थे, वो कमेटी जो थी उसने किसको रिकमेंड किया था, तो सीवीसी को रिकमेंड किया था, ध्यान में रखिएगा। और 2003 में हमारी पार्लियामेंट ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट जो है वो लेकर आई, और इसके तहत स्टैट्यूटरी स्टेटस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को मिल गया। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती है, राइट। यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर ये नहीं आती, राइट। और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट के लिए, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि इन फलाना ऑप्शन में से बताइए कि कौन सी बॉडी डायरेक्ट पार्लियामेंट को रिपोर्ट करती है, तो वो है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, क्योंकि ये किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आती है, राइट। और अपनी ये रिपोर्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करती है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास कंप्लेंट्स आती हैं करप्शन की,
राइट, या कोई भी ऑफिस के अंदर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो गलत तरीके से कार्य कर रहा है, कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कार्य कर रहा है, तो ऐसी जो कंप्लेंट्स जो है वो सीवीसी के पास आती है। और कौन सीवीसी को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोच कर सकती है, लोकपाल अप्रोच कर सकते हैं और विसल ब्लोअर्स अप्रोच कर सकते हैं। मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं। अच्छे से बताइएगा, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, कुछ एग्जांपल्स भी लिखकर बताइएगा। जैसे आप जो मेंस में देंगे, अगर विसल ब्लोअर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो आप एग्जांपल लिखेंगे कि ये फलाना मामले में विसल ब्लोअर की मदद से ये खुलासा हो गया, ये केस का खुलासा हो गया, उसमें ये विसल ब्लोअर थे, राइट। तो और भी कुछ चीजें विसल ब्लोअर की आप थोड़ी सी बताइएगा, ठीक है। तो पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। यहां पर बात हो रही है ला पेरिस के बारे में, ला पेरोस, राइट। तो ये क्या है ला पेरोस एक्सरसाइज? तो ला पेरोस एक मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की गई है ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में, और इसे फ्रेंच नेवी जो है वो कंडक्ट करती है, और इंडिया अभी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। दैट्स वाई ये एक्सरसाइज हमें न्यूज में देखने को मिली थी। तो ये चीज आप थोड़ी सी ला पेरोस के बारे में ध्यान में रखना। अब बात करेंगे चाइना की डिजिटल करेंसी के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो चाइना ने फरवरी में लॉन्च करी थी अपने लास्ट राउंड में पायलट ट्रायल्स के अपनी नई डिजिटल करेंसी, राइट। तो आपको याद आ रहा होगा, हमने भी डिस्कस किया है कि चाइना ने फरवरी में अपनी एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया था पायलट बेसिस पर, और कहा था कि इस साल के एंड तक ये पूरी तरह से ये प्लान्स लेकर आ जाएगी कि किस प्रकार से डिजिटल करेंसी जो है वो चाइना फॉलो करेगी। और इसका मेन फोकस है कि विंटर ओलंपिक्स जो बीजिंग में होगा फरवरी 2022 में, तो उससे पहले ये लॉन्च कर डालेगी। तो देखो, स्टेट सिविल सर्विसेज में ये आ सकता है कि विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर होने वाले हैं, तो बीजिंग आप ध्यान में रखना, चाइना, राइट, 2022 के, तो उससे पहले ही अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आएगी। तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कैसे चाइना की डिजिटल करेंसी काम करेगी। तो ऑफिशियली इसको बोला गया है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, DCEP। तो जो डिजिटल RMB या रेनमिंबी, तो आपको पता होगा कि ये चाइना की करेंसी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो इसी की डिजिटल करेंसी यहाँ पर बताई जा रही है, डिजिटल RMB, और ये एक डिजिटल वर्जन है चाइना की करेंसी का। ये डाउनलोड की जा सकती है, एक्सचेंज की जा सकती है एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसे कि पेटीएम है ना, पेटीएम क्या है, डिजिटल करेंसी ही तो है पेटीएम। आप पेटीएम से पेमेंट करते हो तो आप क्या करते हो, अपने पेटीएम के वॉलेट से दूसरे के पेटीएम के वॉलेट पर पैसे ट्रांसफर कर देते हो, है कि नहीं। तो वो क्या है, एप्लीकेशन के थ्रू आप करेंसी ट्रांसफर कर रहे हो। तो सेम वैसे ही होगा कि चाइना के अंदर एक एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा सकता है और उसके माध्यम से करेंसी को डाउनलोड या फिर मतलब जो है वो भेजा जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, और इसको पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ऑथोराइज करेगी, जो कि चाइना की सेंट्रल बैंक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, चाइना की सेंट्रल बैंक कौन सी है, स्टेट सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये PBOC है, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और की फीचर्स क्या है डिजिटल करेंसी के, ये UPSC पूछेगी आपसे। तो लीगल टेंडर के तौर पर ये काम करेगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देगी, जैसे कि हमारा जो रुपया है, रुपीज जो है वो क्या है, लीगल टेंडर। आपकी जेब में जो रुपए हैं आज की रेट में, वो जैसे 2010 का नोट, 2000 का नोट, 500 का नोट लीगल टेंडर है, और पुराने 500 के नोट वो लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो सेंट्रल बैंक गारंटी देगी चाइना के अंदर इसको, डिजिटल करेंसी को, तो ये लीगल टेंडर के तौर पर होगी। और ये थर्ड पार्टी ऑपरेटर के द्वारा पेमेंट गारंटी नहीं है, राइट। जैसे कि थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स होते हैं ना, जैसे कि हमारे यहाँ पेटीएम है, पेटीएम क्या थर्ड पार्टी ऑपरेटर है जो कि गारंटी देता है इस प्रकार के एक्सचेंज को, तो वो ऐसा नहीं है। चाइना की खुद की सेंट्रल बैंक गारंटी दे रही है। जैसे अगर हमारे इंडिया के अंदर RBI गारंटी देगी, तो वो क्या होगा कि RBI गारंटी दे रही है, कोई थर्ड पार्टी ऑपरेटर गारंटी नहीं दे रहा है। तो ये वाली चीज यहाँ पर है। और कोई भी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन इसमें नहीं है, या कोई भी ट्रांजैक्शन फीस भी इसमें नहीं होगी, राइट। और इसकी बहुत ही खास चीज जो सिविल सर्विसेज आपसे पूछ सकती है कि इस डिजिटल करेंसी में इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होगी। तो बहुत बड़ी बात है, जैसे कि आप अपना मोबाइल फोन चलाते हो, उसमें SMS भेज देते हो, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे ही कुछ है ये, इसमें E-वॉलेट्स की तरह ये काम नहीं करेगी। और डिजिटल करेंसी यानी कि इस प्रकार से उनकी सैटेलाइट्स वगैरह से इसको लिंक करेंगे कि उसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। और पेमेंट जो होगा वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। जैसे कि आज की डेट में आ गया ना, वो जो आप वहां पे जाते हो, POS मशीन जो होती है, जो आप दुकान में जाते हो अपने कार्ड को स्वैप करते हो, आजकल क्या हो गया, उस मशीन के ऊपर आप अपना कार्ड रख दो या थोड़े से डिस्टेंस पे कार्ड रख दो, तो क्या होगा, आपके पैसे कट जाएंगे।
तो वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, तो उसके आधार पर ये काम करेगा। और बैंक नॉन बैंक पेमेंट प्लेटफॉर्म्स की तरह ये बिल्कुल भी नहीं है जहां पर बैंक अकाउंट्स के साथ इसको लिंक करना होता है। ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड जो होता है ना, जैसे इंडिया की अगर हम लोग बात करें, वैसे चाइना के अंदर भी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। तो जैसे इंडिया में आधार कार्ड है, राइट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो हम लोग देखते हैं, तो वैसे ही कुछ वहां पर चाइना के अंदर होगा, उसी से आप लिंक कर सकते हो इसको, राइट। तो ये चीज़ है, तो इसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए इस प्रकार की चीज़ों की। तो क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जाएगी, जैसे कि चाइना के अंदर जो डिजिटल करेंसी है, क्या वो बिना इंटरनेट के चल सकती है क्या? अब जिसने पढ़ा नहीं होगा वो तो बोल देगा कि बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि लोगों को पता है डिजिटल करेंसी को चलाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, राइट। बट यहाँ पर नहीं है ऐसा, ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू चलेगी, राइट। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं, और यही सब चीज़ें चेक की जाती है कि सामने वाला पढ़ के आया कि नहीं आया, राइट। तो आप लोग थोड़ी सी ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसी चीज़ें अक्सर आती हैं। अब गाइस बात हो रही है फॉरेस्ट फायर के बारे में, तो इस टॉपिक को मैं आप लोग को ना जाने कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले एक साल में मैंने ऑलमोस्ट 10 या 15 बार तो आपको इस टॉपिक को पढ़ा ही चुका हूँ। तो चलो देखिए, बताया जा रहा है कि जैसे ही शुरुआत हुई है 2021 की, हम लोग को काफ़ी सारे फॉरेस्ट फायर हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर बॉर्डर, ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात में देखने को मिले हैं। काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी ये फॉरेस्ट फायर जो है वो हुई हैं। और आमतौर पर अप्रैल मई के मौसम में बताया जा रहा है कि देश के काफ़ी सारे हिस्सों में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं देखी जाती हैं। हालांकि अब तक उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं जो है वो सामान्य से अधिक बार घटित हुई हैं, और यहाँ तक कि सर्दियों में हम लोग को देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट फायर हुआ है उत्तराखंड के अंदर। और हमने बात भी करी थी इसके बारे में कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सर्दियों के समय पर क्यों फॉरेस्ट फायर होता है, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। तो मतलब इन स्टेट्स के जो जंगल होते हैं उसमें आग लगने की घटनाएं देखी गई। इसका एक कारण मानसून के दौरान कम वर्षा होने की वजह से हम लोग को मृदा में शुष्कता, यानी कि हम लोग को ड्राई सॉइल देखने को मिलती है, राइट। यानी कि जो मिट्टी वगैरह जो होती है वो ड्राई हो जाती है वीक मानसून के कारण, राइट। तो वो ड्राई मिट्टी के कारण भी, और जो प्लेस जो होती है वो ड्राई होती है, उसके कारण भी फॉरेस्ट फायर जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और भारत के जंगल में आग लगने का खतरा कितना है, तो मोस्ट वल्नरेबल एरियाज कौन से जहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगने का खतरा होता है? नॉर्थ ईस्ट एरिया, सेंट्रल इंडिया, जो कि मोस्ट वल्नरेबल एरियाज हैं जहाँ पर आग तेजी से लग जाती है। और एक्सट्रीम प्रोन एरियाज, तो जो जंगल असम, मिजोरम, त्रिपुरा के हम लोग को देखने को मिलते हैं, इन्हें एक्सट्रीम प्रोन टू फॉरेस्ट फायर आइडेंटिफाई किया है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट फायर लगने की संभावना होती है। और वेरी हाई प्रोन कैटेगरी के अंदर वो स्टेट्स आते हैं जहाँ पर बड़े फॉरेस्ट एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि हाई प्रोन एरियाज कहलाते हैं। ये वेरी हाईली प्रोन एरियाज की कैटेगरी में आते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। और एक्सट्रीमली प्रोन कैटेगरी के अंदर महाराष्ट्र, सदर्न छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का कुछ एरिया, आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया और सेंट्रल ओडिशा का एरिया, इनको एक्सट्रीमली प्रोन फॉरेस्ट फायर हॉटस्पॉट के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर यहाँ पर नज़र आते हैं। और जो भी एरियाज हाईली प्रोन के अंडर आते हैं और मॉडरेटली प्रोन कैटेगरीज के अंडर आते हैं, यहाँ पर टोटल फॉरेस्ट कवर का 26.2% का एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि 1,72,374 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एक्सट्रीम प्रोन के तौर पर बताया जाता है, या हाईली प्रोन या मॉडरेटली प्रोन के तौर पर देखने को मिलता है। और फॉरेस्ट फायर होती क्यों है? तो सॉइल में जब मॉइस्चर की कमी होती है, मृदा में आर्द्रता की कमी जब हम लोग को देखने को मिलती है, तब उस कारण से ये होता है। पानी गिरता जो है, वर्षा जो होती है उसमें जब कमी होती है, कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं, जैसे कि बिजली गिर गई, राइट, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ह्यूमिडिटी कम हो गई। और कुछ मैनमेड कॉज होते हैं, जैसे किसी ने आग लगा दी, सिगरेट जला के छोड़ दिए, राइट, इलेक्ट्रिक स्पार्क जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, तो वो हो जाता है, यानी कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क, मतलब कहीं पर स्पार्किंग वगैरह हो गई, राइट, या फिर कोई भी ऐसा इग्निशन वगैरह जो हो गया, उसका कॉज हो गया फॉरेस्ट कॉज का। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, इग्निशन वगैरह एकदम से गाड़ी वगैरह चालू कर रहे हैं, तो कोई चिंगारी वगैरह उछल के आ गई है, कुछ भी ऐसी चीज़, राइट, जिसके कारण से एकदम से आग लग जाए। तो ये सब कुछ कॉजेज इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं। और बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन और कैटल पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। डिमांड जो है वो ग्रेजिंग की इंक्रीज हो गई है, राइट, भूसे वगैरह की डिमांड, क्योंकि ग्रेज जो होती है ना, अब ये गाय भैंस कैटल्स वगैरह जो है वो क्या खाते हैं, वो खाते हैं भूसा वगैरह,
राइट। तो भूसे की डिमांड बढ़ गई है, भूसे में एकदम से आग लग जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर हम बात करें, जैसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बोलते हैं, तो ये भी एक वजह है। और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं इंडिविजुअल और कम्युनिटीज के द्वारा, तो वो उसकी आवश्यकता होती है। जैसे कई बार पेड़ वगैरह हो गया, राइट, पेड़ के जो हो गए तने वगैरह हो गए या लकड़ी वगैरह हो गई, तो इसकी जब आवश्यकता पड़ती है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, ड्राई होती हैं, और इनमें एकदम से आग पड़ने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार ऐसे ह्यूमन जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं काफ़ी सारा भूसा वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे पत्ते वगैरह हो गए, सूखे पत्ते हो गए, वो एक जगह पे इकट्ठा करके रख दिया, उस जगह पे एकदम से आग लग गई भूसे में पूरे के पूरे, तो वो क्या होगी, वो आग पूरे जंगल में लग जाएगी, राइट। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और फॉरेस्ट फायर जो है वो कंट्रोल करना डिफिकल्ट क्यों होता है? तो फॉरेस्ट वगैरह जो होता है उस जगह तक पहुंचने में थोड़ी डिफिकल्टीज आ जाती हैं। जैसे कि आप जो है वो अर्बन एरियाज पे या इवन विलेज एरियाज पर भी आप एम्बुलेंस वगैरह ले जा सकते हो, आप ले जा सकते हो, अपनी फायर ब्रिगेड वगैरह ले जा सकते हो, बट वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया पर ले जाना मुश्किल होता है, राइट। एक ये वजह है। और पीक सीजन के दौरान हम लोग को देखने को मिलता है कि स्टाफ की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, राइट। और ये भी एक दूसरा चैलेंज है फायर फाइटिंग टीम्स को डिस्पैच करने का। जो फायर ब्रिगेड की जो टीम होती है, तो वो भी एकदम, यानी कि जब भी हम देखते हैं कि जो पीक सीजन होता है, जब बहुत ज़्यादा आग लगने लगती है हर जगह, तो टीम की शॉर्टेज हो जाती है। और फॉरेस्ट स्टाफ वगैरह जो है उसको टाइम पर पहुंचाने में भी काफ़ी डिफिकल्टी आती है, फ्यूल और इक्विपमेंट्स की डिफिकल्टी हो जाती है, राइट। और ये डिपेंड करता है अलग अलग जो फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें जो आग लगती है अलग अलग प्रकार से, तो उस पर भी ये डिपेंड कर जाता है। और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है थिक फॉरेस्ट में आग जब लगती है, तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ये आप सभी जानते हैं कि हैवी व्हीकल्स जो है वो फॉरेस्ट में नहीं ले जाई जा सकती, जिसमें पानी भरा हुआ होता है, राइट। तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फॉरेस्ट में नहीं ले जाई जा सकती। काफ़ी सारी आग जो बुझाई जाती है वो मैनुअल तौर पर बुझाई जाती है, यानी कि लोग बाग जाकर इकट्ठा होते हैं और लोग वहाँ पर खड़े होकर आग बुझाने की व्यवस्था करते हैं। कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जैसे ब्लोअर्स हो गया, तो उसकी मदद ले ली जाती है, फायर एक्सटिंग्विशर की मदद ले ली जाती है, राइट। बट एकदम से फायर ब्रिगेड के थ्रू आग बुझाना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। कि इनिशियल लेवल पर अंदर जैसे जंगल के बीच में आग लग गई, तो वहां तक कैसे गाड़ी ले जाओगे, राइट। तो ये दिक्कत हो जाती है एक बहुत बड़ी। विंड की स्पीड और डायरेक्शन भी एक क्रिटिकल रोल प्ले कर जाता है, राइट, फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए। और फॉरेस्ट फायर जो होती है वो विंड के डायरेक्शन पर ही जो है वो बढ़ती है, जिस तरफ हवा जा रही है उस तरफ आग जो है वो बढ़ती चली जाएगी, राइट। और ऊपर एरियाज पे आग बढ़ने लगती है, क्योंकि आग ऊपर की तरफ जाती है ना, तो धीरे धीरे करके ऊपर वाले एरियाज जो होते हैं हाई एलिवेशन के, वो जलने लगते हैं, तो वो और डिफिकल्ट हो जाता है उसको बुझाना, वहां तक टीम वगैरह को पहुंचाना हाई एलिवेशन पे, राइट। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। तो फॉरेस्ट फायर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें अभी तक की गई, तो 2004 से और FSI जो हम लोग को देखने को मिलती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने डेवलप किया फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम, फॉरेस्ट फायर को रियल टाइम में मॉनिटर करने के लिए। इसका एडवांस वर्जन जो है वो जनवरी 2019 में लॉन्च हुआ। सिस्टम जो है वो आज की डेट में सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन को गैदर करता है जो नासा और इसरो से ली जाती हैं, राइट। रियल टाइम फायर इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी सारे जो फायर हॉटस्पॉट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया हुआ है उससे इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। और ये मोडीज सेंसर के थ्रू ली गई है, MODIS सेंसर्स के थ्रू 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर की ग्रिड में, 1 बाय 1 किलोमीटर की ग्रिड में ली गई है। और इसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को, राइट, FSI को। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जाने फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे वोल्फ रेट स्टार्स के बारे में। वोल्फ रेट स्टार्स, तो देखिए इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने ट्रेस किया है एक रेयर सुपरनोवा एक्सप्लोजन को, राइट, वोल्फ रेट स्टार में, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और ये रेयर वोल्फ रेट स्टार जो है ये काफ़ी ज़्यादा चमकीले होते हैं, चमकीले ऑब्जेक्ट स्काई में आपको नज़र आते हैं। जो सूर्य जो होता है ना, सन जो होता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा ये चमकीले हम लोग को नज़र आते हैं। जैसे सूर्य एकदम, आप सूर्य की तरफ देख ही नहीं पाओगे, राइट। कभी कोशिश करना, किया भी होगा आपने, नहीं देख सकते आप एकदम से सूर्य की तरफ, राइट। जब सूर्य जो होता है वो 12 बजे 1 बजे 2 बजे आप नहीं देख सकते उसको, राइट, डायरेक्टली। और देखोगे तो आँख डैमेज होगी, राइट। तो वैसे ही सूर्य को आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है, तो उससे 1000 गुना ज़्यादा इस प्रकार से ल्यूमिनस चमकीले जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं, चमकदार जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो उनमें से हम लोग को ये रेयर वोल्फ रेट स्टार्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और हेट्रोजेनस सेट ऑफ स्टार्स की हम लोग को देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के
सितारे हम लोग को ये देखने को मिलते हैं जिनका स्पेक्ट्रम वगैरह जो होता है, स्पेक्ट्रा वगैरह जो होता है वो अनयूजुअल होता है, राइट। बहुत सारी इसमें एमिशन लाइंस हम लोग को देखने को मिलती है आयोनाइज्ड हीलियम की, और काफ़ी ज़्यादा आयोनाइज्ड नाइट्रोजन और कार्बन भी इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। इसका जो सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो 30,000 केल्विन से लेकर 2,10,000 केल्विन जो होता है वो काफ़ी गर्म होता है, राइट। और सबसे ज़्यादा गर्म होता है ये दूसरे स्टार्स के मुकाबले में, और इसको पहले W टाइप स्टार्स के तौर पर भी जाना जाता था, वुल्फ रेट स्टार्स, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन आ जाए वुल्फ रेट स्टार्स क्या होते हैं, तो 3-4 पॉइंट बस ध्यान में रखो। बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, राइट। और जितने भी स्टार्स होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा गर्म यही होते हैं, इनको W टाइप स्टार्स के तौर से जाना जाता है। तो ये सब 3-4 पॉइंट अच्छे से पता होने चाहिए आपको। अब लैब ऑन व्हील्स की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि ये दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी एजुकेशन रीचेस यू स्कीम का एक पार्ट है लैब ऑन व्हील्स। ये एक कस्टमाइज्ड बस हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें 17 कंप्यूटर है। हालांकि नाम से ही आपको समझ आ रहा है लैब ऑन व्हील्स, यानी कि बस में ही या फिर एक गाड़ी में ही पूरी लेबोरेटरी जो है वो बनाई हुई है। तो 17 कंप्यूटर हैं इस बस में, कस्टमाइज्ड बस है। 2 टेलीविजन है, एक 3D प्रिंटर है, कैमराज है, नॉर्मल प्रिंटर है, राइट, जो कि पूरी सिटी में घूमेगा। और ये एजुकेशनल लेक्चर्स प्रोवाइड कराएगा, ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कराएगा, स्कूल के बच्चों को पढ़ाएगा और स्टूडेंट्स को गाइड करेगा अलग अलग डोमेन में, मैथ, साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के। तो ये चीज़ इसकी हम लोग को देखने को मिल रही है लैब ऑन व्हील्स। लैब जो है ये साइंस एजुकेशन पर फोकस कर रहा है कि स्टूडेंट्स को दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में साइंस एजुकेशन मिले, राइट। जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस जो होते हैं, बच्चे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो उनको जो है वो साइंस की एजुकेशन जो है वो मिले दिल्ली के अंदर, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो इस पर ये मेनली फोकस कर रहा है लैब ऑन व्हील्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब स्पेस डेब्रिस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो स्पेस में जो मलबा हम लोग को देखने को मिल रहा है, धरती के आसपास पूरा मलबा, ये आप देखिए गौर से, स्पेस से ये फोटो ली गई है, राइट। नासा की ये ऑफिशियल फोटो है। तो आप देखिए बाकायदा इस फोटो में ये जितनी भी चीज़ें आपको डॉट डॉट छोटी छोटी दिखाई दे रही है, तो ये पूरा मलबा है। मलबा यानी कि जैसे कि एक सैटेलाइट है स्पेस में, सैटेलाइट टूट गई या खराब हो गई, डिसमेंटल हो गई, कुछ भी हो गया सैटेलाइट को, तो वो जो घूम रही है स्पेस में वो क्या है, मलबा है। जैसे कि कुछ सामान वगैरह जो होता है खराब हो जाता है तो हम लोग उसको फेंक देते हैं, राइट, तो वो क्या हुआ, मलबा हुआ। तो ये स्पेस का मलबा है, स्पेस का ये हम लोग को डेब्रिस देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपसे ऐसे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस में तो डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आज की डेट में स्पेस का मलबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो एमिंग टू डेवलप अ मेथड to predict collision from space debris, Indraprasth Institute of Information Technology IIIT Delhi has received research funding from National Supercomputing Mission implemented by Department of Science and Technology। तो बताया गया है कि स्पेस में जो मलबा है, राइट, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है। मतलब एक वजह है उसको कम करने की, जैसे कि अगर 2 सैटेलाइट्स हैं, राइट, वो आपस में अगर टकरा गई तो क्या होगा, दोनों डिसमेंटल हो जाएंगी, मलबा हो जाएगा, यानी कि स्पेस में डेब्रिस हम लोग को देखने को मिलेंगे। या फिर कोई एक सैटेलाइट है, स्पेस में मौजूद जो रॉकी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, आपको पता होगा स्पेस में रॉकी ऑब्जेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे घूम रहे होते हैं। तो उससे अगर सैटेलाइट टकरा गई तो क्या होगा, सैटेलाइट टूट जाएगी, स्पेस में मलबा फैलने लगेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कोई भी सैटेलाइट कोलाइड ना हो किसी भी प्रकार से, या कोई भी हमारे जो स्पेस के जो मिशंस होते हैं वो अगर कहीं पर भी कोलाइड ना हो, किसी से भी ना टकराएं, तो उसको लेकर एक प्रेडिक्ट कोलिजन मेथड जो है वो तैयार किया जा रहा है। और ये तैयार किया जा रहा है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के द्वारा, और इसको अभी फंडिंग मिली है NSM से, राइट। तो इसको लेकर ये टॉपिक न्यूज़ में था। प्रोजेक्ट का टाइटल है ऑर्बिट कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, राइट। तो ये 2 सालों में ये कंप्लीट होगा, जो कि प्रिडिक्ट करेगा कि कहीं कोई सैटेलाइट किसी से टकरा ना जाए। तो स्पेस डेब्रिस क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ाया हुआ है, समझाई हुआ है, राइट। तो स्पेस डेब्रिस जो है वो पूरे दुनिया भर के लिए खतरनाक होते हैं, राइट। और जो स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी जो होती हैं, जो कि हमें क्रिटिकल फंक्शंस करने में सपोर्ट करती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए सैटेलाइट की मतलब रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा GPS जो चलता है वो सैटेलाइट के आधार पर चलता है, हम बात करते हैं मोबाइल से, वो सैटेलाइट की मदद से करते हैं, राइट। और क्लाइमेट को मॉनिटर करते हैं, रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स वगैरह होती है, यानी कि ज़मीन में क्या क्या चीज़ें हैं, ज़मीन के अंदर भी, इवन सरफेस एरिया तो दूर की बात है, अंदर भी है जो भी चीज़ें हैं तो उसमें मदद करता है, डिफेंस में मदद करता है। तो सैटेलाइट्स कितना मदद करती हैं हमें, तो स्पेस में जो ये हमारे मैन मेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं कितना मदद करते हैं हमें। वो अगर टूट जाए
तो कितना नुकसान है, राइट, बहुत ज़्यादा नुकसान है। और टूट कैसे सकते हैं वो? अब ये जो स्पेस डेब्रिस जो होगा, यानी कि जो मलबा जो होगा वो स्पेस में घूमता रहेगा ना, तो ये जो मलबा है ये दूसरी एक्टिव सैटेलाइट पर टकरा कर भी उसको बर्बाद कर सकता है, खराब कर सकता है। तो कितना डेंजरस है ये स्पेस डेब्रिस, आप खुद सोचो, राइट, क्योंकि ये मलबा जो है ये भी तो अपने आप में ये डेंजरस हो गया ना, क्योंकि ये तो घूमता रहेगा, ये तो एक्टिव सैटेलाइट जो सैटेलाइट सही है उससे टकराकर उसको भी खराब कर देगा। ऐसे ही ये पूरी प्रोसेस अगर चलती रही तो स्पेस डेब्रिस के कारण जितनी भी एक्टिव सैटेलाइट है सबकी सब तबाह हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, राइट, उनमें नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, तो ये इसलिए खतरा है बहुत ज़्यादा। और इसको अगर हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं, इसके कोलिजन को, जैसे कि कोई स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट हमारी सैटेलाइट के नज़दीक आ रहा है, राइट, तो वो हमारी सैटेलाइट अगर इसको मतलब देख ले कि अरे ये पास में आ रहा है और एकदम से अपना रास्ता थोड़ा ये शिफ्ट कर ले, चेंज कर ले, तो कोलिजन होने से बच जाएगा, टकराने से बच जाएगी चीज़ें, राइट। और इससे क्या होगा, हमारी एक्टिव सैटेलाइट भी, इसको भी नुकसान होने से रोका जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और बताया जा रहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। और साथ ही साथ हमें पब्लिक और प्राइवेट स्पेस एसेट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना है, जो इंडिया के हैं, इंडियन ओरिजिन के जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो इस पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और कितनी मात्रा में हम लोग को स्पेस डेब्रिस स्पेस में देखने को मिलता है, यानी कि जो मलबे हैं ये कितनी मात्रा में है, तो रियल अमाउंट जो स्पेस डेब्रिस का है ये 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में बताया जा रहा है। 5 लाख से 10 लाख पीसेस ऊपर स्पेस में घूम रहा है। तो ये तो एक बताया गया है, यानी कि एक रिकॉर्ड बताया गया है, बट बहुत ज़्यादा है इससे, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, करंट सेंसर टेक्नोलॉजी के थ्रू ये चीज़ पता लगी है। और ये तो जो टेक्नोलॉजी है जो आइडेंटिफाई कर पा रही है एक पर्टिकुलर, जो उसको दिख रहा होगा उसको ये आइडेंटिफाई कर रही है, बट वो बहुत छोटे छोटे से जो है जो दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी सैटेलाइट को खराब कर सकता है, सैटेलाइट की कुछ चीज़ों को डैमेज कर सकता है। क्योंकि स्पेस में जो चीज़ें मूव हो रही होती हैं, ऑब्जेक्ट मूव हो रहे होते हैं, ऐसा मत समझना कि एक आदमी मूव हो रहा है उसकी स्पीड से मूव होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में मूव हो रहे होते हैं। और एक तिनका भी, जैसे आप मान के चलो एक छोटा सा कंकड़ भी आप तेजी से किसी को मारोगे फेंक के, तो उसको भी लगेगी, उसको भी चोट लगेगी, है कि नहीं। तो वैसे ही कुछ चीज़ें हैं, एक छोटा सा तिनका भी अगर किसी सैटेलाइट पे पड़ता है तो उसकी चीज़ों को वो खराब कर सकता है, राइट, डैमेज कर सकता है। तो ये चीज़ है। और वही चीज़ मैंने आपको बताया, इनकी स्पीड कितनी है, 28,162 किलोमीटर पर आवर। आप 100 की स्पीड में गाड़ी चलाते हो, कितनी तेज चलती है गाड़ी, राइट। 100 की स्पीड में अगर कोई गिर जाए तो मर जाए, और गाड़ी के चीथड़े उड़ जाए, है कि नहीं, 100 की स्पीड बस। यहाँ 28,162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बात हो रही है, राइट। तो इतनी तेजी से ये छोटे पीसेस जो होते हैं वो स्पेस में घूम रहे होते हैं, जो कि सैटेलाइट को या फिर किसी इवन स्पेस क्राफ्ट को भी डैमेज करने के लिए सक्षम होते हैं। इस प्रोजेक्ट का महत्व क्या है, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्टली इंडियन स्पेस सेक्टर को सपोर्ट करेगा, जिनकी वैल्यू 7 बिलियन यूएस डॉलर की है, यानी कि अगर आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 51,334 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है, राइट। जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें करने में जो है वो मदद देती हैं, और अगर ये खराब हो जाए तो कितना नुकसान होगा देखिए आप। और इसके बाद हम लोग अगर नेत्र की बात करें तो आपको बता देगा इसकी हमारे स्पेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन स्पेस डेब्रिस से, इस स्पेस में मौजूद मलबे से इसरो ने सेटअप किया है एक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, जिसका नाम रखा है नेत्र। और ये कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, और पिछले साल 2020 में इसको सेटअप किया है। तो इस नेत्र के बारे में भी आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। और नेत्र का ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉनिटर करना, ट्रैक करना और प्रोटेक्ट करना हमारे नेशनल स्पेस एसेट्स को। और ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एक्टिविटी का हब के तौर पर भी ये काम करता है, राइट। और सिर्फ यूएसए, रशिया, यूरोप जो है उनके पास इस प्रकार की फैसिलिटी है इंडिया के अलावा, जो कि अपने स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकती हैं और कोलिजन वार्निंग शेयर कर सकती हैं, यानी कि जो हमारे स्पेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं तो वार्निंग शेयर कर सकती है, उसको बोल सकती है कि भाई हट जाओ थोड़ा सा, आपके पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जो आपको डैमेज कर सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ ऑलरेडी है हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी, और इसी टेक्नोलॉजी पर जो है वो और बेटर तरीके से काम कर रही है IIIT दिल्ली, राइट। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, और ये आपका आज का लास्ट टॉपिक था। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए, अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं, तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। आपका होमवर्क जो है वो उइघुर से रिलेटेड है। उइघुर के टॉपिक को न जाने मैं कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूं। तो चीन जो है वो उइघुर को सता क्यों रही है, यानी कि क्यों उइघुर्स को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है, इतना परेशान कर रही है चाइना। तो उइघुर के बारे में थोड़ा सा आप लिख कर बताइए, ज़्यादा नहीं 50 से 100 वर्ड्स में उइघुर से रिलेटेड ये आंसर आप लिख कर बताइए, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर आप पेन और पेपर लेकर लिखिएगा, उसकी फोटो खींचिएगा और अपना जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पर शेयर कीजिएगा।
आपके लिए गाइस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हाईली रिकमेंडेड आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। 15 सब्जेक्ट वाइज इसमें टेस्ट हैं, 10 फुल लेंथ इसमें टेस्ट हैं। हर एक टेस्ट का डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं, जिससे कि अगर आप यूपीएससी 2021 में अपीयर हो रहे हैं तो 27 जून 2021 से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस भी आप कंप्लीट कर लेंगे और आप अपनी तैयारी को ट्रैक भी कर लेंगे इस टेस्ट सीरीज के साथ। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को। बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रखे गए हैं आपके लिए, राइट। और इसके अलावा आपके लिए सीसेट का कोर्स अवेलेबल है, हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सोशियोलॉजी की ऑप्शनल क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, हाईली रिकमेंडेड। अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और इसके अलावा करंट अफेयर्स का पीडीएफ पेड पैकेज आपके लिए है, मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स आपको मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ का आपको दिया जाता है, मंथली मैगजीन आपको दी जाती है, और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर जो प्रीलिम्स स्पेशल की जो क्लासेस आती हैं यहाँ पर अपने चैनल पे, राइट, और स्टेट पीएससी की जो वीडियो जो आती है आपके पास, लेक्चर जो आता है, उसका पीपीटी पीडीएफ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर यहाँ पर आपको मिलता है। एक ऑफर भी है, इस ऑफर को आप ले सकते हैं। और एमसीक्यू पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है, यानी कि अगर आपको करंट अफेयर्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए तो आप उसको भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है, राइट। तो ऑफर में ये दोनों चीज़ें हालांकि मिल जाती हैं, अगर आप ऑफर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको बतानी थी। और अगर कोई भी समस्या अगर आपको आती है पेड पैकेज से रिलेटेड, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए, 9713282838, ये मेरा नंबर है, 9713282838, 282838। अपने मोबाइल में सेव कर लो। जो भी समस्या है मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या एसएमएस के थ्रू कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।